तो खबरों की ओर करते हैं रुख। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। सीएम धामी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से आज करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे सीएम धामी मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद है। मनोहर लाल से आज मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और जब ये दिल्ली पर आते हैं तो कई सौगात भी उत्तराखंड के वासियों को मिलता है। ऐसे में इस बार का दिल्ली दौरा कितना अहम खासतौर पर उत्तराखंड वासियों के लिए होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली पहुंचेंगे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे। उनसे कई विषयों पर बातचीत हो सकती है। कई अहम मुद्दे हैं, खासतौर पर आपदा से संबंधित जो तमाम मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार, जब भी दिल्ली आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो मंत्रिमंडल को लेकर काफी चर्चाएं होती है। लेकिन क्या इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा? क्या इस बात जो चेहरे हैं विधायकों के उस पर कुछ मुहर लगेगा, कुछ बात बनेगी? ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद अहम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। सीएम दिल्ली पहुंचेंगे, मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर चर्चा होनी है, आपदा को लेकर चर्चा होनी है और तमाम जो विषय हैं खासतौर पर जो उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद अहम रखते हैं उस पर आज चर्चा होगी। अब खबरें बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज बेहद अहम बैठक है। उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर यह बैठक होनी है। आज प्रदेश के सांसदों की ब्रेकफास्ट बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर जुटने लगे हैं नेता। महेंद्र भट्ट के आवास पर नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आवास पर पहुंचे हैं। सांसद माला राज्य के लक्ष्मी शाह भी पहुंची है। तो उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज बेहद अहम बैठक है। महेंद्र भट्ट मौजूद है, उन्हीं के आवास पर यह बैठक होगी। तो उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज ये अहम बैठक होने वाली है। उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर यह बैठक है। आज प्रदेश के सांसदों की ब्रेकफास्ट बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष के आवास पर नेता भी जुटने लगे हैं। सभी नेता महेंद्र भट्ट के आवास पर पहुंच रहे हैं। कई विषयों पर आज चर्चा होनी है और कुछ अहम भी निकलकर सामने आ सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महेंद्र भट्ट के आवास पर यह बैठक होनी है। खबरों बढ़ते आगे। कोर यूनिवर्सिटी ने मकर भवन फाउंडेशन के साथ मिलकर टिंकर्स लैब शुरू किया है, जो छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा और नए नए आविष्कार करने का स्थान भी है। लैब में 3D प्रिंटर, लेजर कटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। लैब 24 घंटा खुली रहेगी और छात्रों को उद्योग से जोड़ने का ये बेहद अच्छा मौका है। इंटर्नशिप का भी अवसर देखिए। मुख्य अतिथि JC जैन और मेकर भवन के संदीप नेतेकर ने इस पहल की सराहना की है और कहा कि ये शिक्षा को ज़्यादा व्यवहारिक और नवाचारी बनाएगी। अब खबरों बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने सदन में खास उल्लेख के तहत देश भर में कचरा प्रबंधन के लिए सख्त नीति की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में ई कचरे का उत्पादन 50% तक बढ़ चुका है और हर साल करीब 110 मिलियन मीट्रिक टन ठोस कचरा बन रहा है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जो कि ई कचरा उत्पादक देश बन गया है। बंसल ने जोर ये भी दिया कि इस बढ़ते कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की जरूरत है और बायोडिग्रेडेबल कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग कर संसाधित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो नरेश बंसल ने कचरा प्रबंधन का ये मुद्दा उठाया है, जो कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद अहम है। ई कचरे में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया गया है सांसद नरेश बंसल के द्वारा। हमारे शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन
एक गंभीर समस्या है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए। अब जरूरी है स्थानीय निकायों में कचरे के निस्तारण की। भारत का ई कचरा उत्पादन लगभग 50% बढ़ गया है। प्रत्येक वर्ष नगर निकाय में ठोस कचरे की मात्रा बढ़ रही है और अनुमान है कि हर साल 110 मिलियन मैट्रिक टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। भारत अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर है। इस कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत। तो सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया है ई कचरे को लेकर, जिसमें उन्होंने उत्पादन के बारे में भी बात की। साथ ही साथ अब ई कचरे के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल, जिन्होंने ये बेहद अहम मुद्दा उठाया, सदन में खास उल्लेख के तहत ये भी कहा कि देश भर में कचरा प्रबंधन के लिए सख्त नीति की मांग की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में ई कचरे का उत्पादन 50% तक बढ़ चुका है और हर साल करीब 110 मिलियन मीट्रिक टन ठोस कचरा बन रहा है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ई कचरा उत्पादक देश बन चुका है। बंसल ने जोर ये भी दिया कि इस बढ़ते कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की जरूरत है और बायोडिग्रेडेबल कचरे को उसके स्रोत पर भी अलग कर संसाधित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कचरे को लेकर नरेश बंसल ने ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं नरेश बंसल, जिन्होंने बेहद अहम मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने देश भर में कचरे प्रबंधन के लिए एक सख्त नीति बनाने की भी मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब तीसरे स्थान पर है ई कचरे को लेकर, ई कचरे उत्पादन में। ऐसे में इस पे ध्यान देना चाहिए। 50% तक ई कचरे का उत्पादन अब देश में बढ़ चुका है। हर साल करीब 110 मिलियन मीट्रिक टन ठोस कचरा बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद अहम बात है। और ऐसे में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, इसलिए इस पर अब खास ध्यान देना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। रजनीश, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने क्या कुछ मांग की है राज्यसभा में? प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए। अब जरूरी है स्थानीय निकायों में कचरे के निस्तारण की। भारत का ई कचरा उत्पादन लगभग 50% बढ़ गया है। प्रत्येक वर्ष नगर निकाय में ठोस कचरे की मात्रा बढ़ रही है और अनुमान है कि हर साल 110 मिलियन मैट्रिक टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। भारत अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर है। इस कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत है। हमारे शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन एक गंभीर समस्या है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और स्वच्छ कि ये जो कूड़ा प्रबंधन है, ये इसकी वकालत करते समय उन्होंने सदन में ये भी रखा कि जब कलेक्शन होता है कूड़े का, उसी समय अगर उसको जो अपशिष्ट को जो खुद से वातावरण में घुल जाता है, उस कूड़े को अलग किया जाए। जो हजार्डस जो कूड़ा है, जो जहरीला है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम से निकलने वाला है, उसको अलग रख के उसकी अलग से एक वैज्ञानिक पद्धति से उसको प्रोसेस करने की बात यहाँ पर वकालत की है। तो कुल मिलाकर एक नई इकोनॉमी से निकल के सामने आ सकती है, जिसकी वकालत नरेश बंसल ने सदन में की है। और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठाते हुए कहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में कूड़ा प्रबंधन को लेकर एक ऐसी नीति बनाई जाए कि जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो इसको रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स के रूप में जो नकल दी जा सकती है, उससे एक और पर्यावरण भी साफ होगा, तो दूसरा वही इकोनॉमी में भी एक अहम
रोल निभा सकता है। इसकी वहां पर वकालत करते हुए सदन में उन्होंने रखी है मांग कि उत्तराखंड समेत पूरे देश में कूड़ा प्रबंधन को लेकर एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे में ठोस नीति बनाने की जरूरत है, जिसकी मांग खुद नरेश बंसल कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कोई प्रतिक्रिया धामी सरकार की तरफ से आई हो? सदन में जो मुद्दा उठाया नरेश बंसल ने, तो उसके बाद इस मुद्दे की सराहना हो रही है पार्टी स्तर पर कि उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया है, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड के पर्यावरण को संरक्षण में अहम रोल प्ले करेगा, बल्कि अपशिष्ट से जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे उससे जो आय होगी उससे भी देश की जनता के विकास में ये अग्रसर होगा, ये फंड लगेगा। तो कुल मिलाकर इसकी सराहना कर रही है भारतीय जनता पार्टी नरेश बंसल के सदन में उठाए गए इस मुद्दे को लेकर। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यसभा में सांसद नरेश बंसल ने ये बेहद अहम मुद्दा उठाया है, हालांकि इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। अब खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के रुड़की में कोर यूनिवर्सिटी ने मेकर भवन फाउंडेशन के सहयोग से टिंकर्स लैब का शुभारंभ किया है। यह अत्याधुनिक स्टूडेंट मैनेज्ड मेकर स्पेस विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, रैपिड प्रोटाइपिंग और इनोवेशन का एक बेहद खूबसूरत मंच भी उपलब्ध कराएगा। लैब में 3D प्रिंटर, लेजर कटिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। टिंकर्स लैब की प्रमुख विशेषताएं 24 घंटे छात्रों के लिए खुला रहेगा। CAD, CAM वर्क स्टेशन, 3D स्कैनिंग और टेस्टिंग टूल्स की सुविधा भी दी जाएगी। उत्तराखंड ने भारत के बड़े समस्या को निवारण करने में 1840 के दशक में बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो कि गंगा जी को हरिद्वार से लेके कानपुर तक जोड़ा था। उस प्रक्रिया में काफ़ी सारे इस इलाके के, खास करके रुड़की के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके इच्छा शक्ति की वजह से वो बहुत ही अद्भुत प्रकल्प पूरा हो पाया। इसीलिए आविष्कार क्षमता और देश के लिए योगदान करने की क्षमता रुड़की और ख़ास करके उत्तराखंड इलाके में काफ़ी। अब खबरों बढ़ते आगे। अवैध खनन को लेकर सरकार के दावों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर अब हमला बोल दिया। आरोप लगाया है कि उनके खाते में खनन माफियाओं से 30 करोड़ की एफडी जमा हुई है, जिसमें उन्होंने वन मंत्री रहते पैसा दिया था और अगर इसकी जांच हुई तो बीजेपी के कई लोग जेल जाएंगे। बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि एफडी बैंक में सुरक्षित है और इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती है। सुरेश ने रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति 5 बार पार्टी बदल चुका है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अब आपने कहा कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया, क्या किसी राजनीतिक दल को अपना पैसा खर्च करके अपनी पार्टी से हेलीकॉप्टर में जाने का और आने का अधिकार नहीं? भाई हम अपने पैसे से अगर टैक्सी ले जा रहे हैं, हम अपने पैसे से गाड़ी में जा रहे हैं, भाई हम कोई सरकार का पैसा तो यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो सरकार का पैसा अगर यूज हम कर रहे हैं वहां पर तो अनुचित है। जब हम सरकार का पैसा ही खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे से अपनी पार्टी के विधानमंडल तक। वहीं हरिद्वार के रेस्क्यू सेंटर में बर्ड फ्लू फैलने की संभावना के कारण गुलदारों को अब चिकन की जगह दूसरे प्रकार का मांस दिया जा रहा है। विजिटर्स और कर्मचारियों को पूरी सावधानी से पीपी किट पहनकर और बर्ड फ्लू गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर अब सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिले में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा के लिए आसपास के इलाकों में कुक्कुट मांस और अंडों के आने पर रोक लगा दी गई है और ये व्यवस्था लगभग 1 महीने तक जारी रहेगी।
पिछले हफ्ते जो एडवाइजरी जारी की गई थी पशुपालन विभाग द्वारा, उसमें हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि जो काशीपुर का क्षेत्र है वहाँ पे कुछ बर्ड पॉजिटिव हुआ है। तो हमने अपने, चूँकि हमारे संस्थान के अंदर कई गुलदार हैं और बंदरों की संख्या रहती है, तो सबसे पहले हमने क्वारंटाइन अपने सेंटर को किया। उसके बाद में वहाँ किसी भी तरह के विजिटर का जो स्टाफ हमारा जाता है वो प्रॉपर हाइजीनिक मेजर लेकर अंदर जा रहा है। तो चूँकि हमारे यहाँ जो गुलदार हैं उनमें हम लोग चिकन भी यूज़ करते थे उनको देने के लिए, तो वो लगभग 1-1.5 हफ्ते से हमने बंद किया हुआ है ताकि किसी तरह का कोई इफेक्टेड चिकन इनको ना दिया जाए। साथ में जो उनके खाने पीने का और जो रहने का स्थान है उसको प्रॉपर हमने हाइजीनिक तरीके से, जो बर्ड फ्लू का प्रोटोकॉल है उसके आधार पर पूरी तरह साफ सफाई की व्यवस्था की है। जो उनके पर उत्तरकाशी में मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले हर्षिल और अब यमुना घाटी में बनी अस्थायी झील। अस्थायी झील बनने से कई होटल, मकान, स्कूल, पुल ये सब डूब गए हैं। यमुनोत्री राजमार्ग के सयाना चट्टी कस्बे में अस्थायी झील है। आसपास के गांवों पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। 500 मीटर लंबी, 300 मीटर चौड़ी है ये अस्थायी झील। हर परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की टीमें हालात पर अभी नजर बनाए हुए है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों की भी पैनी नजर है। 150 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। डीएम आपदा कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो इस पूरे मामले पर अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो उत्तरकाशी में मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले हर्षिल, धराली की वो आपदा और अब यमुना घाटी में बनी अस्थायी झील, जिसने लोगों का जो परेशानी है, लोगों की जो परेशानी है उसे और भी बढ़ा दिया है। अस्थायी झील बनने से कई होटल, मकान आपको इस तस्वीरों में डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। ऐसे में लोग यहां पर फंस गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग का ये हाल है और उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपदा का ये भयावह मंजर लोग लगातार देख रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। ये प्राकृतिक आपदा है जिससे लोग अब त्रस्त हो चले हैं। उत्तरकाशी में मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, अभी क्या कुछ मंजर है और कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है? क्या कुछ हालात अभी उत्तरकाशी में बने हुए? देखिए सुरुचि, ये जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री के पास सयाना चट्टी में जो बनी अस्थायी झील है, यहाँ से अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। अलग अलग तरीके से देखे, अभी हम खुद मौजूद हैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो में। जो हम कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे, लगभग जो सयाना चट्टी अस्थायी झील का जो लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है। इसमें करीब 2 मंजिला होटल इससे पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो मोटर पुल है, यमुनोत्री जाने वाला जो मोटर पुल है वो पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जो यहाँ पे सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, जैसे जूनियर हाई स्कूल है या फिर हाई स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं, जीएमबीएन का जो गेस्ट हाउस है वो पानी में जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन की बात करें तो डीएम यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा स्थानीय जो विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी फौरी तौर पर किस तरीके से झील का जो जलस्तर है उसको कम किया जाए, इसको अभी फिलहाल यहाँ पे 4 से 5 ब्लास्ट यहाँ पे कर लिए गए हैं ताकि जो जलस्तर है वो थोड़ा कम हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। लगातार जो यमुना का जो रूप बदला हुआ है, यानी यमुना का जो जल प्रवाह जो रोका हुआ है वो रोका हुआ है गढ़घाट में। उपेंद्र, रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? देखिए सुरुचि, जिस तरीके से रेस्क्यू की अगर हम बात करें, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो कल ही ये अनाउंसमेंट सयाना चट्टी पूरे बाजार में कर दिया गया था। इसके साथ ही जो यमुना नदी के तट में जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया था। जो होटल है या फिर इसके अलावा जो आवासीय भवन है उनको कल ही खाली करवा दिया गया था। वो वहाँ पे जो रहते थे लोग उनको वहाँ से खाली करवा के सुरक्षित स्थानों पे उनको भेज दिया गया था। हालांकि अभी अगर हम बात करें यहाँ की अभी ताजा हालातों की
तो जो लोग जिन लोगों के भवन और होटल इसमें जलमग्न जो हुए हैं वो अभी फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर है, लेकिन जो यमुनोत्री धाम की तरफ जो यात्री जो फंसे हुए हैं वो अभी यमुनोत्री धाम की तरफ सुरक्षित उनको रखा गया है। इसके साथ ही जो यमुनोत्री धाम को जाना चाहते हैं उनको घाटी और बड़कोट में रोक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए। बिल्कुल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र असवाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के सयाना चट्टी कस्बे के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी में लगातार जलस्तर अब बढ़ता जा रहा है, जिससे पत्थर गिरने से नदी का बहाव रुक गया है, जिससे वहां एक कृत्रिम झील बन गई है। झील का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे वहां बने कुछ होटल की पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। अब पानी सयाना चट्टी मोटर पुल के पास तक पहुंच गया है, जिससे हालात और बदतर हो गए, जिससे इलाके में डर का माहौल है। इससे पहले भी यहां ऐसी झील बनी थी, जिसे सिंचाई विभाग ने मैनुअली पानी निकालकर खतरे को टाला था, लेकिन अब दोबारा वही स्थिति बन गई है और अब लोग काफी परेशान हैं। तो झील का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को भी नसीहत दी जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहे। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई आपदा ने न सिर्फ गांव को तबाह कर दिया, बल्कि आसपास के 7 वाइब्रेंट विलेज भी आजीविका का संकट वहां पर पैदा हो गया है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत में भी देरी हो सकती है, जिससे ग्रामीणों को सेब और राजमा की फसलों को बाजार तक पहुंचाने में मुश्किलें हो रही है। मार्ग बंद है, ऐसे में फसलें अब खराब होने का भी खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को 2013 की तरह इस बार भी सीधे किसानों से सेब खरीदने चाहिए। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने कहा कि हर्षिल क्षेत्र में दवाइयां भेजी गई है और अगर सेब खरीद का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी सरकार विचार करेगी। और उससे जुड़े हुए हमारे टोटल 8 गांव हैं। इन 8 गांवों को इस गंगोत्री हाईवे जो डैमेज हुआ उस वजह से कनेक्ट हम नहीं कर पाए अभी, लेकिन उसके बावजूद जो रसद है, राशन है, बाकी चीज़ें हम लोग आज हमारा MI फ्लाइट किया है मौसम सही होने की वजह से और रैली भी चल रही है, तो राशन का ही मैं सबसे पहले आपूर्ति करा रहा हूँ। नंबर 2, सेब का वहाँ पे चूँकि काफ़ी बड़ा बिजनेस है और लोग का मुख्य व्यवसाय है, तो उसके लिए CHO की डिमांड पे मैंने जिला योजना से स्वीकृत करके उनका कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो भी आज हम भिजवा रहे हैं हेली के माध्यम से, ताकि वो और कोई जो भी उनमें बीमारी है या कुछ भी है तो वो आवश्यक है तो वो हम भिजवा। खबरों बढ़ते आगे। हल्द्वानी में अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था ने भुट्टा पार्टी का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने मकई के भुट्टे और पर्वतीय इलाकों के व्यंजन जैसे मंडवा और झिंगौर का स्वाद भी चखा। संस्था के अध्यक्ष भुवन जोशी ने बताया कि पिछले 2 साल से पार्टी मोटे अनाज का बढ़ावा देने के लिए होती है, ताकि युवा फास्ट फूड से दूर होकर स्वस्थ जीवन अपनाए। माफ करिएगा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं से मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। तो हल्द्वानी में ये भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पार्टी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया कि लोग फास्ट फूड से, खासतौर पर जो युवा है जो जंक फूड खाते हैं, उन्हें उनसे दूर किया जाए और जो हमारी उपज है, जो हमारी फसल है, मोटे अनाज है, उनके तरफ जो युवा है वो आकर्षित हो। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर भुट्टा पार्टी का ये आयोजन किया गया है। बेहद खूबसूरत इसका मकसद भी है, युवाओं को जंक फूड से दूर रखना, फास्ट फूड से दूर रखने के लिए इस पार्टी का आयोजन किया गया है। जो वरिष्ठ लोग हैं वहाँ पर उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस पार्टी का आयोजन किया है। महिलाएं बेहद खुश हैं और जो कलाकार हैं वहाँ पर वो नृत्य प्रस्तुत करते हुए भी दिखाई दिए।
तो खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। पर्वतीय इलाकों की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष अपील की जा रही है कि वो यहां पर नहीं आए, मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। ये अपील खुद प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, खासतौर पर यात्रियों से विशेष अपील की जा रही है, मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील भी जारी की है। जो पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बेहद खास अपील, बेहद विशेष अपील की गई है। मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नसीहत दी जा रही है सावधानी बरतने की। उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। जो यात्रा करने के लिए प्लान कर रहे हैं उन्हें भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश का कहर जारी है। अब खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में आपदा, सयाना चट्टी में अब हालात बेहद खराब हो गए हैं। झील में पानी बढ़ने से गांव में पानी भर गया है। कुपरा गुड्ढू में मलबा और जो पत्थर है वो आ चुके हैं। पत्थर आने से झील का जलस्तर बढ़ चला है। सयाना चट्टी में घरों, होटलों में पानी घुस गया है। लोग बेहद परेशान हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पत्थर आने की वजह से एक अस्थायी झील हो गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। उनके घरों में पानी घुस गया है, उनके होटल्स में पानी घुस गया है। खबरों बढ़ते हैं आगे। नारसन ब्लॉक के गदर गांव में आंगनबाड़ी में कुछ ही समय में चौथी बार चोरी हो गई। केंद्र की संचालिका मुनीश देवी ने बताया है कि आसपास कई और भी केंद्र है, लेकिन चोरी सिर्फ उनके यहाँ ही होती है। पुलिस ने अब तक सिर्फ एक बार ही एक चोर को पकड़ा था, उसका खुलासा किया था, वो भी अधूरा रह गया और पूरा सामान नहीं मिल पाया। जब इस बारे में सुपरवाइजर या फिर CDPO से शिकायत करती है तो कोई ध्यान भी नहीं देता। मजबूरी में उन्हें अब नुकसान भी उठाना पड़ रहा। अपने 9,000 रुपए की तनख्वाह से पूरा उनको नुकसान उठाना हुआ। चोर दीवार फांदकर और शौचालय का ताला इस तरीके से तोड़कर घुसकर चोरी करते हैं। गांव गदरजुड्डा है, आंगनवाड़ी केंद्र है संख्या 5। और जब सुबह 8:30 बजे केंद्र खोला तो देखा कि यहाँ पर तेल की बोतल खिंडी पड़ी थी। और फिर मैंने अपनी इधर रसोई देखी। रसोई में तो RO, गैस सिलेंडर, बर्तन सब उठा लिए गए और लैट्रिन बाथरूम का मेरा दरवाजा फाड़ लिया गया। तो आपने इसकी शिकायत की तो चौधरी? हाँ जी, ये शिकायत हमने सुबह ही मैडम से, अपने सुपरवाइजर से फ़ोन कर दिया था और थाने में भी रिपोर्ट मतलब फ़ोन किया था, सूचना दे दी थी सब जगह, और यहाँ पर आए भी थे। तो फिलहाल इसी के साथ उस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।